हेलो गाइस, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे इंटीग्रेशन के बारे में। इंटीग्रेशन हमारा मैथमेटिकल टूल्स का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्यों? क्योंकि इसका हम यूज़ बहुत ज़्यादा जगह करते हैं। 11th और 12th तुम थ्रू आउट जितने भी डेरिवेशंस करोगे उसमें मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोग इंटीग्रेशन करके उसको सॉल्व कर रहे होंगे। तो इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखना। अगर तुम्हें कोई भी डाउट है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर वीडियो अच्छा लगे तो उसको एक थम्स अप भी देना मत भूलना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलो तो अब हम शुरू करते हैं इंटीग्रेशन। सबसे पहले बेसिक मीनिंग समझते हैं कि इंटीग्रेशन होता क्या है। इंटीग्रेशन कोई भी नई चीज़ नहीं है, ये हमारे लिए सम है। जैसे हम बच्चे थे, हम लोग कुछ चीज़ों का सम करते थे। मान ले मुझे जोड़ने के लिए बोल दिया तो वहाँ पे हम लोग सम करते थे। यहाँ पे मुझे कुछ चीज़ें जोड़ने के लिए बोल दी गई, एडिशन करने के लिए बोल दिया गया, तो यहाँ पे हम यूज़ करते हैं इंटीग्रेशन। क्या चीज़ यूज़ करते हैं? इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन कोई भी नई चीज़ नहीं है। क्या है ये? एक सम है। हमको क्वांटिटीज़ का सम करना है तो क्या करना है? इंटीग्रेशन करना है। दूसरी चीज़, इसका हम यूज़ कहाँ पे करते हैं? इसका यूज भरपूर जगह होता है, बहुत सारी जगह होता है। सबसे अच्छा जो यूज है इसका और सबसे ज्यादा जो यूज है वो हम करते हैं एरिया अंडर द कर्व फाइंड करने के लिए। क्या चीज फाइंड करने के लिए? एरिया अंडर द कर्व फाइंड करने के लिए। किस तरीके से हम यूज करते हैं चलो देखते हैं। हम यहाँ पे एक ग्राफ ले लेते हैं। ये मेरी एक्स एक्सिस, ये मेरी वाई एक्सिस। इसके मैंने कुछ ग्राफ ले लिया कुछ ऐसा, और मुझे से बोल दिया कि भाई इसका एरिया बता दे कि इस ग्राफ के नीचे जो है ये एरिया कितना है। इस एरिया को हम लोग बोलते हैं एरिया अंडर द कर्व। कोई भी ग्राफ है उसके नीचे का एरिया कितना है, उस एरिया को हम क्या बोलते हैं? एरिया अंडर द कर्व। अब ये जो ग्राफ दिया गया है इसकी कुछ इक्वेशन होगी, उसको हम लोगों ने ले लिया एफ एक्स के जैसे। इक्वेशन मतलब ये एफ एक्स हमारा एक्स स्क्वायर हो सकता है, एक्स क्यूब हो सकता है, साइन एक्स हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ये बात ठीक? चलो अब इसका एरिया कैसे फाइंड करते हैं वो हम लोग देखते हैं। उससे पहले एक छोटा सा क्वेश्चन देता हूं, वो सॉल्व करते हैं। चलो, मेरे पास एक एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, मुझे ऐसे एक लाइन दे दी किसी ने और बोला कि इस लाइन के नीचे का एरिया बता, मतलब ये इतना एरिया बता कितना होगा। क्या हम निकाल सकते हैं? बिल्कुल। कैसे? सर ये तो मुझे रेक्टेंगल का एरिया याद आ गया। ये तो मेरे लिए एक रेक्टेंगल बन गया। इस रेक्टेंगल की कुछ हाइट होगी y, उसकी कुछ थिकनेस होगी लेट्स से x। तो इसका एरिया मैं निकाल सकता हूँ। एरिया हो जाएगा मेरे लिए x इंटू वाई के इक्वल। बिल्कुल सही। इसी तरीके से एरिया ऑफ रेक्टेंगल फाइंड करेंगे। मान ले कि तुझे ग्राफ में थोड़ी बदलाव कर दी, ग्राफ अब ऐसा दे दिया, तो कैसे करेगा तू? सर अभी भी मुझे चमक रहा है कि ये तो मेरा एक रेक्टेंगल बन गया, ये तो मेरा एक ट्राइंगल बन गया। रेक्टेंगल का एरिया अलग निकालूंगा, ट्राइंगल का एरिया अलग निकालूंगा और दोनों को जोड़ दूंगा। बहुत सही, यही प्रोसेस हम करेंगे। अगर हमको ट्रेपेजियम का रूल पता है तो ट्रेपेजियम से निकाल सकते हैं, पर अपने को नहीं पता, यूँ समझो। तो हम क्या काम करेंगे? यही काम करेंगे। दो अलग अलग एरिया में तोड़ लिया। कौन से दो एरिया? जिनको हम लोग जानते हैं, जिनको हम लोग निकाल सकते हैं। अब तुमने ऐसा तो नहीं किया कि भाई इधर से यूं ब्रेक किया, इसका अलग फाइंड किया, इसका अलग फाइंड किया। नहीं किया, क्योंकि हमको एरिया निकालना नहीं आता वापस ऐसे शेप का। हमको किसका आता है? रेक्टेंगल का आता है या ट्राइंगल का आता है। बहुत सही। तो हमने क्या करा? इसको दो अलग अलग ट्राइंगल में तोड़ा, सॉरी एक रेक्टेंगल और एक ट्राइंगल में तोड़ा और दोनों का एरिया निकाला और दोनों को जोड़ दिया। यहाँ पर भी हम कुछ यही प्रोसेस करते हैं। अब ये कर्व दिया गया है, इसके नीचे का एरिया अपने को नहीं पता, कैसे फाइंड करें? थोड़ा दिमाग लगाते हैं। चलो एक काम करें सर, इस एरिया को हम तोड़ते हैं। हम इस एरिया को दो छोटे छोटे रेक्टेंगल में तोड़ते हैं। मान ली ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। तुम्हारे दिमाग में ऐसा एक काम करें, यहाँ पे एक पॉइंट ले ले मिड में, इसको दो पार्ट में ब्रेक कर देते हैं। तो एक तो ये मेरे लिए हो जाएगा, एक रेक्टेंगल मेरे लिए ये हो जाएगा। क्या करा तूने? बिल्कुल बीच में एक पॉइंट लगा दिया और इस ग्राफ को दो अलग अलग रेक्टेंगल में ब्रेक कर दिया। तो एक रेक्टेंगल का एरिया ये, एक रेक्टेंगल का एरिया ये। तूने बोला सर दोनों को ऐड कर दो, हमारा आंसर एरिया, इसके एरिया अंडर द कर्व के करीब आ जाएगा। एक्यूरेट तो नहीं आएगा पर करीब आ जाएगा, बहुत ज़्यादा हम करीब पहुंच जाएंगे। तो हाँ बहुत सही, बहुत सही दिमाग लगाया। पर हमने यहाँ पे ये वाला एरिया और ये वाला एरिया हमारे एरिया में ऐड करना छोड़ दिए। फिर हमने दिमाग लगाया कि इसको कम कैसे करें।
सर एक काम करो, 2 रेक्टेंगल की जगह 4 रेक्टेंगल में तोड़ के देखो, शायद कम हो जाए। ठीक, तो हमने यही काम किया, इसको 4 रेक्टेंगल में तोड़ा। 4 रेक्टेंगल में तोड़ा तो इसका रेक्टेंगल का एरिया लिखा, इसका एरिया लिखा, इसका एरिया लिखा, इसका एरिया लिखा। हाँ, अब जो हम एरिया छोड़ दिए थे वो एरिया कम हो गया, जो छोड़ा था वो एरिया क्या हो गया, कम हो गया। तो हम अपने एरिया अंडर द कर्व के और करीब पहुंचे। हमको जो आंसर चाहिए था उसके हम और करीब चले गए। किसी ने बोला, तुम बोल सकते हो सर एक काम करो, इसको 1000 टुकड़ों में कर दो। 1000 टुकड़ों में कर दोगे तो ये छोटा छोटा एरिया और कम हो जाएगा। 1,00,000 टुकड़े कर दो सर, और कम हो जाएगा। 1 करोड़ टुकड़े कर दो, और कम हो जाएगा। बहुत सही, यही अपने को काम करना है। हम क्या करते हैं, एरिया अंडर द कर्व फाइंड करने के लिए इस कर्व को छोटे छोटे बहुत ही छोटे रेक्टेंगल में तोड़ देते हैं। फिर हर रेक्टेंगल का एरिया निकाल के उन सब को जोड़ देते हैं, तोड़ देते हैं, जोड़ देते हैं। ठीक, ये रेक्टेंगल जिसका एरिया A1, ये रेक्टेंगल एरिया A2, टोटल एरिया को हम बोलेंगे A1 प्लस A2 प्लस A3 अप टू सो ऑन। 1000 टुकड़े करें तो अप टू 8000, 1,00,000 टुकड़े करें तो अप टू 1,00,000। ठीक है बात, बहुत सही। ऐसे ही अपने को सॉल्व करना है। क्या कॉन्सेप्ट समझ आया अपने को इंटीग्रेशन का? एरिया अंडर द कर्व कैसे फाइंड करेंगे, हम इसको छोटे छोटे टुकड़ों में ब्रेक करेंगे। सबसे पहली स्टेप क्या है, हम इस कर्व को छोटे छोटे टुकड़ों में ब्रेक करेंगे। फिर हम हर रेक्टेंगल का एरिया लिखेंगे। क्या दूसरी प्रोसेस, हम हर रेक्टेंगल का एरिया लिखेंगे, फिर उन सब एरिया को जोड़ देंगे। ओके, तो अपने को एरिया अंडर द कर्व मिलेगा। चलो, तो हम लोग इसी को फाइंड करना शुरू करते हैं। ओके, मैं मिटा के फिर से लिखता हूं। चल, तो ये हमारा ग्राफ, इधर की तरफ x, इधर की तरफ y। ये कोई ग्राफ बना दिया। यहाँ पे हमारे पास पॉइंट A इनिशियली और यहाँ पे पॉइंट B। ग्राफ दिया गया है अपने को fx के जैसे, और हम बहुत बार ऐसे लिखते हैं y इज इक्वल्स टू fx। अच्छा देख, अगर मुझे यहाँ पे कोई पॉइंट दिया गया है P x एक्सिस पे, और उसके रेस्पेक्ट में मुझे y निकालना है, तो हम कैसे निकालेंगे? मतलब यहाँ पे ये पॉइंट कौन सा होगा, y कितना होगा, ये हाइट कितनी होगी, कैसे निकालते हैं ये? हम इस पॉइंट P को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो y बराबर अपने को मिल जाएगा f ऑफ P के इक्वल। ओके, जैसे कि मुझे एक्स स्क्वायर दिया गया है, एक्स स्क्वायर का जब हम ग्राफ देखते हैं तो अपने को कुछ ऐसा दिखाई देता है। ठीक, मुझे किसी ने बोला कि सर x इज इक्वल्स टू 1 पे y बता दो, इसका ग्राफ है y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। ठीक, तो मुझे क्या करना है, x इज इक्वल्स टू 1 पे y का वैल्यू निकालना है। तो हम क्या करेंगे, इस 1 को उठा के यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो 1 का स्क्वायर 1, तो यहाँ पे मुझे y कितना मिलेगा, 1। ठीक, 2 पे फाइंड करना है, x इज इक्वल्स टू 2 पे, तो 2 पुट करेंगे, 2 का स्क्वायर 4, तो अपने को यहाँ पे y कितना मिलेगा, 4। किसी जनरल पॉइंट P पे यहाँ पे हम P पुट कर सकते हैं, तो हमने क्या लिख दिया, f ऑफ P के इक्वल। तो ये हाइट कितनी मिलेगी उस पॉइंट की अपने को, f ऑफ P के इक्वल। ओके, चलो अब हमारा कॉन्सेप्ट क्या था, इसको छोटे छोटे रेक्टेंगल्स में ब्रेक करना। चलो करें, हमने इसको बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे रेक्टेंगल्स में ब्रेक कर दिया। अच्छा, अब हर जो रेक्टेंगल है, हर रेक्टेंगल का हमने थिकनेस ले लिया डेल्टा एक्स। क्या काम करा, तोड़ा, तो हर रेक्टेंगल का थिकनेस कितना लिया हमने, डेल्टा एक्स के इक्वल। ये यहाँ से यहाँ तक का जो थिकनेस है वो कितना है हमारे लिए, डेल्टा एक्स के इक्वल। ठीक है बात। अच्छा, यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो मुझे a के इक्वल गिवन है। अच्छा, फर्स्ट ट्राइंगल के लिए इसका x कितना हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस वो हो जाएगा मेरे लिए a के इक्वल। दूसरे वाले ट्राइंगल के लिए बता, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या वो मेरे लिए हो जाएगा a प्लस डेल्टा x के इक्वल, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस प्लस ये डिस्टेंस डेल्टा x। दूसरे वाले के लिए, तीसरे वाले के लिए बता, तीसरे वाले के लिए कितना हो जाएगा सर, a प्लस 2 डेल्टा एक्स। क्या डेल्टा एक्स, डेल्टा एक्स। हमने दूसरे वाले के लिए कितनी लेंथ होगी हमारी, x कितना होगा, a प्लस 2 डेल्टा एक्स। बात समझ आई? ठीक।
अब हम पहले का एरिया लिखते हैं, लेट से उस एरिया को हम नाम देते हैं A1। A1 कितना होगा बता सकते हो? बिल्कुल, कैसे? ये एरिया सर, ये एरिया हो जाएगा लेंथ इंटू विड्थ, लेंथ इंटू विड्थ। यहां से यहां तक की लेंथ कितनी होगी बता दे जल्दी से। सर इस पॉइंट पे ए पे, तो ये वाली हाइट हो जाएगी मेरे लिए एफ ए के बराबर। समझ आई ये बात? एक पी के लिए एफ पी, तो ए पॉइंट पे कितनी होगी? एफ ए के इक्वल। बहुत सही। तो हमने लिखा हाइट एफ ए, थिकनेस कितनी? डेल्टा एक्स। गुड। मुझे A2 निकाल के बता। सर A2 के लिए हाइट x हो जाएगा a प्लस डेल्टा एक्स। x कितना हो जाएगा? a प्लस डेल्टा एक्स। तो मेरा हाइट आएगा एफ ऑफ a प्लस डेल्टा एक्स। कितना आएगा? a प्लस डेल्टा एक्स। ये पॉइंट P था, तो P कहाँ से डिस्टेंस होती है हमारी? ओरिजिन से। ओरिजिन से जो डिस्टेंस होती है वो कितनी थी इसके लिए? P। इस दूसरे सेकेंड ट्राइंगल है उसके लिए कितनी है? a प्लस डेल्टा एक्स के इक्वल। तो हमको क्या पुट करना पड़ेगा? a प्लस डेल्टा एक्स। गुड। A3 बता दो। A3 होगा सर हमारे लिए a प्लस 2 डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा एक्स। बहुत सही। अपने को अब तो सीक्वेंस पता चल गई। 2 डेल्टा एक्स, अगली बार आएगा 3 डेल्टा एक्स, 4 डेल्टा एक्स, 5 डेल्टा एक्स। अब क्या करना है? इन सब को ऐड करना है। चलो तो ऐड करते हैं। सो टोटल एरिया विल बी इक्वल टू A1 प्लस A2 प्लस A3 अप टू सो ऑन। क्या ये बात सबको समझ आई? ठीक। अब सारे एरिया पुट कर दे यहाँ पे। मेरा एरिया निकल के आया एफ ए इंटू डेल्टा एक्स प्लस एफ ए प्लस डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा एक्स अप टू सो ऑन। अब जब इस तरीके के ऐड में अपने को सीक्वेंस दिखी जाए, दे दी जाए, तो इस सीक्वेंस को हम एक और तरीके से लिखते हैं। कैसे लिखते हैं वो समझते हैं। देखो, इसको लिखा जाता है कुछ ऐसे सम लगा के। इसको हम लोग पढ़ते हैं सम ऑफ ऑल द क्वांटिटीज। इसको कैसे लिखा जाता है? यहाँ पे लिखा जाता है जो फंक्शन, जो भी हमारा वेरिएबल है, जो चीज़ हमारी बदल रही है। कौन सी चीज़ बदल रही है? सर a बदल रहा है। यहाँ पे a के इक्वल है, यहाँ पे a प्लस डेल्टा एक्स के इक्वल है, अगली बार a प्लस 2 डेल्टा एक्स के इक्वल है, अगली बार a प्लस 3 डेल्टा एक्स। ये क्वांटिटी हमारी हमेशा बदल रही है। तो उस क्वांटिटी को हम कोई भी जनरल टर्म से रिप्रेजेंट कर देते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा मैंने xi। ठीक। बाकी जो बची है, जो नहीं बदल रही, उसको एज इट इज रखते हैं। अब यहाँ पे हम लिखेंगे i इज इक्वल्स टू 0 से लगा के i इज इक्वल्स टू n। इसका मतलब क्या है कि अब अपने को सम जब करेंगे तो i का वैल्यू सबसे पहले 0 पुट करेंगे। देख, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब कुछ ऐसा है, सबसे पहले हम पुट करेंगे 0, तो हमारी जो टर्म बचेगी वो क्या बनेगी? एफ एक्स 0 इंटू डेल्टा एक्स। फिर हम लगाएंगे प्लस का साइन, फिर पुट करेंगे हम i इज इक्वल्स टू 1। पुट करो 1, एफ एक्स 1 इंटू डेल्टा एक्स। अगला टर्म आएगा एफ एक्स 2 इंटू डेल्टा एक्स। इस तरीके से हम लोग इसको सम को लिखते हैं। बात सही? ठीक। बात समझ में आ गई यहाँ तक? ओके। चलो एक और चीज़। अब ये जो xi जो हमने लिया, इसको हमने अलग से कुछ ऐसे लिखा। ये है मेरे लिए a प्लस डेल्टा, ओके, i टाइम्स ऑफ डेल्टा x। कितना है ये मेरे लिए? a प्लस i डेल्टा x। जब i का वैल्यू 0, i का वैल्यू 0 पुट कर, 0 इंटू डेल्टा एक्स 0, क्या बचेगा? x 0 कितना मिलेगा अपने को? a के इक्वल। i इज इक्वल्स टू 0 पे x 0 मिला अपने को a के बराबर, 1 पे मिला x1 कितना मिला? a प्लस डेल्टा x, x2 कितना मिला? a प्लस 2 डेल्टा x। अब इन चीज़ों को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करके देख, क्या यही चीज़ें लिखी गई है? बिल्कुल ठीक है बात। ओके, मतलब हमने इस चीज़ को कुछ ऐसे लिख लिया, इस चीज़ को कैसे लिख लिया? ऐसे लिख लिया। ये लिखने का तरीका होता है। और अच्छे से अगर समझना है तो मैं इसके ऊपर एक पूरा का पूरा वीडियो बनाऊंगा, उसमें जाके देखना।
चलो यहां तक मेरे ख्याल से सबको समझ आया। तो अब इसके आगे देखते हैं। इस चीज को भी मिटा रहा हूं। ठीक, देख अब इसके आगे क्या, अब इसके आगे देखो हमने क्या बात करी थी, जितने ज्यादा टुकड़े होंगे, जितने ज्यादा टुकड़े होंगे उतना एरिया हमारा एक्यूरेट आएगा। तो ने बात करी थी 1000 टुकड़ों पे एरिया थोड़ा आएगा, 1 लाख पे और ज्यादा एक्यूरेट आएगा, 1 करोड़ पे और ज्यादा एक्यूरेट आएगा। अच्छा देख जैसे जैसे मैं यहाँ पे टुकड़े बढ़ाते जाऊंगा, टुकड़े कम तो डेल्टा एक्स ज्यादा, थिकनेस ज्यादा, जितना कम हम जितने ज्यादा टुकड़े करेंगे, जितने ज्यादा टुकड़े करेंगे, टुकड़े बढ़ाएंगे, जैसे बीच में लाइन खींच दी एक और टुकड़ा बढ़ गया, तो यहाँ पे इन दोनों का जो डेल्टा एक्स है वो कम हो गया। जितने ज्यादा टुकड़े उतना कम डेल्टा एक्स, और जितने ज्यादा टुकड़े उतना एक्यूरेट हमारा आंसर, क्या उतना एक्यूरेट हमारा आंसर। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, ये जो थिकनेस है ना इसको हम 0 लेके जा रहे हैं। क्या कर रहे हैं, इसको 0 लेके जा रहे हैं। हमने क्या बोला कि ये जो थिकनेस है सर ये 0 है, मतलब 0.000000001। कितनी है थिकनेस, बहुत कम है। ये जो थिकनेस है ये हमारे लिए क्या है, बहुत बहुत कम। जैसे जैसे थिकनेस कम होगी, जैसे जैसे थिकनेस डेल्टा एक्स जैसे जैसे कम होगी उतने ज्यादा टुकड़े बढ़ेंगे, ज्यादा टुकड़े ज्यादा एक्यूरेट आंसर। ठीक, अब इसको लिखने का भी तरीका है, हम लोग कैसे लिखते हैं, A इज इक्वल्स टू सिग्मा। अच्छा यहाँ पे वो चीज़ मिटा दी मैंने, वो चीज़ लिखना ज़रूर कि हमारा एक्स आई क्या है, एक्स आई है मेरे लिए A प्लस आई टाइम्स ऑफ डेल्टा एक्स। ठीक, चल तो हमारा A कैसे दिया गया है, 0 से लगा के n तक एफ ऑफ एक्स आई इंटू डेल्टा एक्स, क्या दिया गया है, डेल्टा एक्स। अब हम क्या करेंगे, डेल्टा एक्स को 0 लेके जाएंगे, डेल्टा एक्स को 0 लेके जाएंगे। तो इसको लिखते कैसे हैं, हम लिखते हैं कुछ ऐसे, लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0। मतलब क्या है, डेल्टा एक्स कहाँ जा रहा है, 0 के करीब जा रहा है। सिग्मा आई इज इक्वल्स टू 0 से n एफ एक्स आई डेल्टा एक्स। ओके, जब ये चीज होती है, जब डेल्टा एक्स हमारा 0 के पास जाता है तो हम इस डेल्टा एक्स को रिप्लेस कर देते हैं डी एक्स से। जब ये डी एक्स मतलब और छोटा, डेल्टा एक्स छोटा, उससे भी ज्यादा छोटा क्या होगा, डी एक्स। डेल्टा एक्स छोटा, उससे भी ज्यादा छोटा डी एक्स। तो डेल्टा एक्स को हम लोग रिप्लेस कर देंगे डी एक्स से। ओके, और इस इंटीग्रेशन इस एडिशन को हम रिप्लेस कर देते हैं इंटीग्रेशन के साइन से। किससे रिप्लेस करते हैं, इंटीग्रेशन के साइन से। तो हमने क्या करा, जब ऐसा हुआ तो इसकी जगह तो लगा दिया हमने इंटीग्रेशन का साइन एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स। क्या करा, इसको जब डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 हुआ तो इसको हमने लिख दिया कुछ इस तरीके से, और डेल्टा एक्स को लिख दिया हमने कुछ ये सिग्मा को किससे रिप्लेस कर दिया हमने, इंटीग्रेशन से। तो इंटीग्रेशन का काम क्या होगा, चीज़ों को जोड़ना। इंटीग्रेशन का काम क्या होगा, चीज़ों को जोड़ना। जैसे यहाँ पे छोटे छोटे एरिया को हमने जोड़ा, ठीक है बात, ओके। dx, तो ये आया हमारा टोटल एरिया। अब यहाँ पे कौन सी क्वांटिटी बदल रही है, हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे हमारा x बदलेगा। ठीक, तो यहाँ पे हम लोग लिमिट पुट करते हैं। लिमिट कैसे पुट करते हैं, यहाँ पे पुट करी जाती है लोअर लिमिट, जहाँ से हम शुरू हो रहे हैं, और यहाँ पे पुट करी जाती है अपर लिमिट, जहाँ पे हम खत्म हो रहे हैं। मतलब अपने को एरिया A से B तक के लिए चाहिए, तो हम पहले लिमिट पुट करेंगे A, दूसरी लिमिट पुट करेंगे B। तो इस तरीके से हमको इंटीग्रेशन एरिया देता है, और इंटीग्रेशन क्या करता है, सारी छोटी छोटी चीज़ों को जोड़ता है। बात समझ आई? सबसे पहले इन चीज़ों को नोट करो, फिर हम इसके फॉर्मूलेस देखते हैं। चलो, तो अब हम लोग देखते हैं इंटीग्रेशन फॉर्मूलास। देख, हमारा जो एरिया आया था वो क्या आया था, इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स। अब जब भी हम इंटीग्रेशन करेंगे तो एक बात श्योर करना, यहाँ जो फंक्शन लिखा गया है और यहाँ पे जो लिखा गया है वो दोनों हमारे सेम वेरिएबल होने चाहिए।
यहाँ पे अगर फंक्शन x का है तभी हम उसको इंटीग्रेट कर सकते हैं विद रेस्पेक्ट टू x। जिसके रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है वो यहाँ पे लिखा जाता है और जिसका करना है वो आगे लिखा जाता है, और दोनों सेम चीज़ का फंक्शन होना चाहिए। जैसे ये भी x का फंक्शन तो यहाँ पे dx, अगर ये y का होगा fy लिखा होगा अंदर तो यहाँ पे क्या होना चाहिए dy। ये समझने की बात है, ये क्वेश्चन में जैसे जैसे हम सॉल्व करेंगे तब तुमको समझ आएगा किस तरीके से होता है। ओके अच्छा देख, एक और लिमिट की बात कर लेते हैं। a से b अपने को लिमिट दिया गया है, तो ये लिमिट कैसे पुट करते हैं। जब हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो मान ले अपने को कोई फंक्शन मिल जाएगा gx। क्या मिलेगा, इसको जब हम इंटीग्रेट करेंगे, लिमिट नहीं पुट करी उससे पहले, तो हमको फंक्शन मिलेगा gx। तो इसको रिप्रेजेंट किया जाता है कुछ ऐसे, gx के बाहर एक स्क्वायर ब्रैकेट, नीचे की तरफ लोअर लिमिट, ऊपर की तरफ अपर लिमिट। फिर इसको सॉल्व करते हैं, पहले अपर लिमिट पुट करो माइनस फिर लोअर लिमिट पुट करो e। इस तरीके से हम इंटीग्रेशन का लिमिट सॉल्व करते हैं। पहले इसको इंटीग्रेट करेंगे, वैल्यू जो भी आएगी उसमें लिमिट पुट करेंगे, फिर उनको इस तरीके से लिखेंगे। ठीक है बात। अब हम लोग देखते हैं अपने इंटीग्रेशन के फॉर्मूलाज। तो सबसे पहले हम इधर की तरफ इंटीग्रेंट लिख रहे हैं। इंटीग्रेंट अपने को कुछ ऐसा दिया गया है fx dx। ओके सॉरी, इधर की तरफ अपने को fx दिया गया है और इधर की तरफ हम उसका इंटीग्रेशन लिख रहे हैं, इंटीग्रेशन ऑफ fx dx। सबसे पहला फंक्शन x की पावर n। x की पावर n को जब हम इंटीग्रेट करते हैं तो ये आता है मेरे लिए x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c हमारा कोई भी कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट हर जगह चिपकता है, अपने को चिपकाना पड़ता है। उसका कुछ रीजन है, अभी नहीं जानो तो अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, x की पावर n का इंटीग्रेशन क्या होता है, x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। अच्छा अगर कांस्टेंट दिया गया है तो कांस्टेंट का इंटीग्रेशन होगा, अच्छा कांस्टेंट को मैं k से लिखता हूं, कांस्टेंट का इंटीग्रेशन होगा k टाइम्स ऑफ x प्लस c, k टाइम्स ऑफ x प्लस c। अच्छा जीरो का इंटीग्रेशन होता है कोई भी कांस्टेंट, जीरो का इंटीग्रेशन क्या होता है, कोई भी कांस्टेंट। अब तुझे मतलब समझ में आ गया ये c क्यों लिखते हैं, क्योंकि x की पावर n प्लस 0 लिखा हुआ है तो वो x की पावर n ही है, पर जीरो का इंटीग्रेशन कांस्टेंट पे जीरो का इंटीग्रेशन क्या होगा कांस्टेंट, इसलिए हम हर जगह कांस्टेंट चिपकाते हैं। बात ठीक समझने वाली थी इसलिए समझा दिया। चलो x की पावर n के बाद साइन x का इंटीग्रेशन होता है माइनस का cos x, साइन x का इंटीग्रेशन माइनस का cos x, cos x का इंटीग्रेशन होता है साइन x। एक बात समझना, इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन एक दूसरे के उल्टे हैं। अगर मुझे कोई क्वांटिटी का इंटीग्रेशन कर दिया और उसका वापस डिफरेंशिएट कर दो तो वही क्वांटिटी मिल जाएगी। जैसे cos x का इंटीग्रेशन अपने को क्या देता है sin x, sin x को अगर मैं डिफरेंशिएट कर दूं तो अपने को मिलेगा cos x। तो ये एक दूसरे की उल्टी क्वांटिटी है। इससे इंटीग्रेशन तो उधर जाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा डिफरेंशिएशन। ठीक है बात। चलो हमने e की पावर x, इसका इंटीग्रेशन भी e की पावर x ही रहता है। अच्छा यहाँ पे कांस्टेंट ऐड करना भूल गए, भूलना मत, कांस्टेंट 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 कांस्टेंट। ठीक, इसके अलावा भी हमारे पास कुछ फॉर्मूलेज हैं, जैसे कि सेक स्क्वायर x, इसका इंटीग्रेशन होता है tan x, tan x का डिफरेंशिएशन क्या होता है सेक स्क्वायर x। इस हिसाब से हम सेक स्क्वायर x का इंटीग्रेशन लिख सकते हैं। फिर कोसेक स्क्वायर x का इंटीग्रेशन माइनस का कॉट x, कोसेक स्क्वायर x का कॉट x। दो वैल्यूज और होती है कोसेक x कॉट x। इसको जब इंटीग्रेट करते हैं तो क्या आएगा, अच्छा ये किसका डिफरेंशिएशन है, ये सोच, डिफरेंशिएशन पढ़े हो तूने तो ये है मेरे लिए कोसेक x का डिफरेंशिएशन, तो इसका वैल्यू आएगा मेरे लिए कोसेक x बट नेगेटिव साइन के साथ। ठीक, एक और होता है मेरे लिए सेक x tan x, इसका इंटीग्रेशन आता है
सेक एक्स। सेक एक्स का डिफ्रेंसिएशन ये लिखा गया, इस वजह से हम इसका इंटीग्रेशन लिख सकते हैं। ओके, तो ये सारे हमारे फॉर्मूले से जो अपने को इस साल यूज़ करने हैं। और एक और भी है हमारे लिए, 1/x का इंटीग्रेशन होता है ln x। ln x का 1/x का इंटीग्रेशन ln x का डिफ्रेंसिएशन 1/x। ठीक, ये हमारे इंटीग्रेशन के फॉर्मूले से जो हम इस साल पूरे साल यूज़ करेंगे। जल्दी से इन सबको नोट करो, फिर हम इनके ऊपर बहुत ही बेसिक एग्जांपल्स देखते हैं। अच्छा, इन सब में मुझे c और ऐड करना पड़ेगा। c समझ आया क्यों ऐड करते हैं? क्योंकि जीरो का इंटीग्रेशन कांस्टेंट होता है। जीरो का इंटीग्रेशन क्या होता है? कांस्टेंट होता है। बस इसी रीज़न से हमको हर जगह c ऐड करना पड़ता है। चलो नोट कर लो इन चीज़ों को, फिर हम इनके ऊपर बेसिक एग्जांपल करते हैं। चलो तो कुछ इंटीग्रेशन के एग्जांपल्स करते हैं। पहला एग्जांपल, इंटीग्रेट एक्स क्यूब। खुद से कर, ये 4 एग्जांपल्स लिखे हैं, इनको वीडियो को पॉज करके खुद से ट्राई करो, फिर मैं तुमको बताता हूँ। पॉज कर, देखा, निकाला, चल अब देखते हैं कैसे करना है। अब यहाँ पे मुझे इंटीग्रेट करना है एक्स क्यूब का। मुझे जब भी x की पावर n आ जाए, अगर इसका इंटीग्रेशन क्या होगा बता दे, x की पावर n+1 अपॉन n+1 प्लस c। इंटीग्रेशन क्या होगा? x की पावर n+1 अपॉन n+1, मतलब एक पावर बढ़ जाएगी और जितनी बढ़ेगी उससे डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक, तो यहाँ पे x क्यूब है, तो मेरा इंटीग्रेशन होना चाहिए सर इसके इस फॉर्मूले के हिसाब से x की पावर 3+1 अपॉन 3+1 प्लस का c। तो ये क्या हुआ मेरे लिए? x की पावर 4 अपॉन 4 प्लस कांस्टेंट। ओके, सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। जब कांस्टेंट मल्टीप्लाई में हो तो कांस्टेंट इंटीग्रेशन से बाहर। कांस्टेंट जब भी मल्टीप्लाई में हो तो कांस्टेंट सबसे पहले इंटीग्रेशन से बाहर। ये प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत काम में आएगा। जब भी अपने को कांस्टेंट दिखे इंटीग्रेशन से बाहर लिखो। ठीक, अब x dx लिखा हुआ है सर, सेम मुझे कुछ यही दिख रहा है। यहाँ पे x की पावर कितनी लिखी हुई है? 1। तो इंटीग्रेशन क्या होगा इसका बता? x की पावर 1+1 विच इज 2 अपॉन 1+1 विच इज 2 प्लस कांस्टेंट। तो हमारा आंसर क्या आया? x² प्लस 2c। थर्ड वाले देखते हैं। जब अपने को ऐसे सम में लिखी जाए टर्म्स, एक टर्म प्लस दूसरी टर्म सम में लिखी जाए, तो इसको इंटीग्रेट को अलग अलग कर दो। सम के इंटीग्रेशन को हम कैसे लिखते हैं? इस dx का सबसे पहले मल्टीप्लाई कर दें, तो क्या बनेगा मेरे लिए? 2x dx प्लस 3 टाइम्स ऑफ dx। तो हम क्या करते हैं, इस इंटीग्रेट को ऐसे अलग अलग कर देते हैं। पहला टर्म अलग, फिर जो साइन है बीच में प्लस का है तो प्लस, माइनस है तो माइनस, 3 इंटू dx। अब इसका इंटीग्रेशन हम कर सकते हैं। 2x का इंटीग्रेशन कितना आएगा? x²। इसका प्लस c। ओके, इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा? 3 है, कांस्टेंट होता है तो कांस्टेंट टाइम्स x आ जाता है, प्लस कांस्टेंट विच इज 3x प्लस अलग कांस्टेंट। अब ये दोनों कांस्टेंट मिलके कुछ नया कांस्टेंट आ जाएंगे, प्लस नया c'। अच्छा, यहाँ पे भी हम 2c को भी नया कांस्टेंट लिख सकते हैं सम की, तो हमारा फाइनल आंसर क्या आएगा? x² प्लस k। इस तरीके से हम कर सकते हैं। तीसरा क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलो जल्दी से इसको डिफरेंशिएट कर दो। अब ये तो हो गई हमारी प्रॉपर मेथड, पर हम जैसे जैसे समझदार होंगे, जैसे जैसे प्रैक्टिस करेंगे, अपने को चीज़ें दिखना शुरू होगी। अब यहाँ पे x की पावर 2 लिखा हुआ है, x² लिखा हुआ है, तो 2 में एक ऐड करना है तो x³ होगा। ठीक, डायरेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। x कितना हो जाएगा? क्यूब हो जाएगा, और इसी क्यूब से डिवाइड हो जाएगा। बहुत सही। ठीक, अगले वाला का करते हैं। माइनस माइनस एज इट इज लगा दिया, कांस्टेंट को सबसे पहले लिखा, x का इंटीग्रेशन करके ब्रैकेट में लिख देते हैं। x पावर 1 है तो 1 प्लस 1 2, x की पावर कितनी? 2 डिवाइडेड बाय 2, गुड, प्लस 2 कांस्टेंट, कांस्टेंट बाहर, कांस्टेंट का इंटीग्रेशन x आ जाएगा। ठीक, तो इसके मल्टीप्लाई में हमने लिख दिया x, प्लस कोई भी कांस्टेंट लिख दिया। फाइनली इन तीनों टर्म का जो कांस्टेंट है उसको नया कांस्टेंट लिख दिया c। हम सब टर्म्स में जो कांस्टेंट आएगा उसको एक कांस्टेंट लिख दिए c, कोई दिक्कत नहीं है उसमें।
ठीक, अब ये मेरा फाइनल आंसर आ गया, इसको प्रॉपर तरीके से लिख लो। एक्स क्यूब अपॉन 3 माइनस का 3x स्क्वायर अपॉन 2 प्लस का 2x प्लस सी। क्या ये तीनों चारों के चारों क्वेश्चन तुझे समझ आए हो? अगर समझ आए हैं तुझे तो कमेंट करके बता। अगर तूने अभी समझे, अच्छे से समझ में आ गया तो लाइक कर दे वीडियो को। चलो तो ये चारों क्वेश्चंस आराम से उतारो, फिर हम एक दो एग्जांपल्स और देखते हैं। चल कुछ थोड़ी अच्छी प्रॉब्लम्स देखते हैं। अब बेसिक हम देख चुके, ये कुछ प्रॉब्लम्स लिखी गई है, इनको सॉल्व करने की कोशिश कर। वीडियो को पॉज कर, सॉल्व कर। ओके, आई होप तूने सॉल्व करने की कोशिश करी होगी। सॉल्व हुए तो बहुत अच्छी बात है, वीडियो को लाइक दे देना। अगर सॉल्व नहीं हुए तो अब देखते हैं कैसे सॉल्व करना है। देखो, जब अभी अपने को थोड़ा कॉम्प्लेक्स दिखे, जैसे कि यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1, तो जब अभी अपने को फंक्शन कॉम्प्लेक्स दिखे, हम कॉम्प्लेक्स चीज़ों का इंटीग्रेशन नहीं कर सकते। हमको क्या करना पड़ेगा, उन चीज़ों को सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। कॉम्प्लेक्स चीज़ों का इंटीग्रेशन नहीं कर सकते तो उनको क्या करना पड़ेगा, सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। सिंप्लीफाई करने के लिए दिमाग चलाना पड़ेगा, किस तरीके से हम इनको सिंप्लीफाई करें। जैसे पहला वाला क्वेश्चन, इसको तुम सिंप्लीफाई करो कैसे, एक्स स्क्वायर माइनस 1, तुझे यहाँ पे दिखा होगा, ये फॉर्मूला लिखा हुआ है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जैसा, तो ये तेरा होगा ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तुम क्या कर सकते हो, 1 को भी स्क्वायर लिख सकते हो। तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, बता तो, एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 डिवाइडेड बाय एक्स प्लस 1 इंटीग्रेशन। क्या तुझे दिखा x प्लस 1 एक्स प्लस 1 दोनों चल बसे, कट गए, डिनोमिनेटर में थे, तो मेरा क्या बचा, x माइनस 1। क्या इसका डिफरेंशिएशन, सॉरी इसका इंटीग्रेशन हम कर सकते हैं, बहुत आसान। किससे, x की पावर 1, तो 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा, x की पावर 2 अपॉन 2, माइनस तो माइनस 1 का x, 1 का कांस्टेंट का क्या होता है, कांस्टेंट टाइम x, तो 1 टाइम x विच इज x प्लस c। ये हमारा इसका इंटीग्रेशन। क्या तुमने इसी तरीके से किया, क्या तुझे समझ आया? समझ आया तो वीडियो को लाइक कर दे। अगर तूने भी यही मेथड फॉलो करी, इसी तरीके से किया, तो यस सर लिख दे कमेंट में, मुझे पता चलेगा तूने कितना किया। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे अपने को लिखा गया है साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन रूट एक्स डी एक्स। यहाँ पर भी दिमाग लगा, क्या हाँ तू कर सकता है, दिमाग में तुझे ट्रिग्नोमेट्री चमका, आइडेंटिटीज याद कर। एक आइडेंटिटी तुझे याद आ रही होगी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर तो 1 होता है। चमक गया, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स क्या हो गया तेरे लिए, 1। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1, तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स मेरे लिए क्या हो गया, 1। चलो, तो हमको सिंप्लीफिकेशन हो गया हमारा, तो बहुत अच्छा से 1 अपॉन रूट एक्स। अरे ये तो गलत कर दिया सर आपने, हमको तो कंफ्यूज कर दिया। वही बात है, इंटीग्रेशन में चीज़ों को सिंप्लीफाई करना पड़ता है, कंफ्यूज नहीं होना। चीज़ें कॉम्प्लेक्स दी गई है, उनको सरल करने की कोशिश करो। कैसे सरल करना है, जिसका इंटीग्रेशन हम कर सके, बस 1 अपॉन रूट एक्स का इंटीग्रेशन कर सकते हैं। बिल्कुल, ये क्या लिखा हुआ है, एक्स की पावर माइनस का 1 अपॉन 2 इंटू डी एक्स। क्या इसका इंटीग्रेशन ऐसे करेंगे, x की पावर n का इंटीग्रेशन होता है x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, तो यहाँ पे n का वैल्यू कितना, माइनस का 1/2, तो इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस का 1/2 प्लस 1 अपॉन माइनस का 1/2 प्लस 1। पावर ऐड कर कितना हो जाएगा, x की पावर माइनस का 1/2 प्लस 1 अपॉन माइनस का 1/2 प्लस 1 प्लस कांस्टेंट, कांस्टेंट लिखो भूलना मत। ठीक, ये कितना हो जाएगा, x की पावर माइनस 1/2 प्लस 1 प्लस का 1/2, ओके, प्लस का 1/2 x की पावर 1/2, इधर की तरफ भी 1/2। देख 2 डिवाइड के डिवाइड में ऊपर जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2 टाइम्स ऑफ, क्या हम इसको लिख सकते हैं, रूट एक्स प्लस सी। इसका इंटीग्रेशन ये आया। अगला क्वेश्चन देखो, अगले क्वेश्चन में देखो ट्रिग्नोमेट्री सोच थोड़ी सी। अच्छा,
इसको देखने के लिए इसको डायरेक्ट तो इंटीग्रेशन नहीं दिख रहा, सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं। सिंप्लीफाई कैसे करें? अच्छा, सेक एक्स को हम लोग 1/cos x लिख सकते हैं। क्या हम लिख सकते हैं सेक एक्स को 1/cos x? बिल्कुल। यहाँ पे इसको सेपरेट कर, एक तो सेक एक्स हमने अलग लिख दिया, फिर एक और को लिख दिया हमने cos x 1/sec। एक इसको हमने दो अलग अलग टर्म में ब्रेक कर लिया, एक sec x को एज इट इज लिख लिया, एक sec x की जगह लिख लिया cos x इंटू साइन x dx। इस cos x को वापस इधर से इधर शिफ्ट कर दिया। क्या तुझे ये tan दिख गया? अरे हाँ, ये तो tan लिखा हुआ है। तो ये हमारा इंटीग्रेशन क्या रहा? सेक एक्स इंटू टैन एक्स। अरे सर, ये तो फॉर्मूला है, हमने पढ़ा है। किसका इंटीग्रेशन है ये? बता, किसका इंटीग्रेशन है ये? टैन एक्स का। तो इसकी सॉरी सेक एक्स का। जब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो हमारा क्या आंसर आएगा? सेक एक्स प्लस सी। क्या तुझे समझ आया? जब अभी प्रॉब्लम थोड़ी कॉम्प्लेक्स हो, क्या करना? सिंप्लीफिकेशन। क्या करना? सिंप्लीफिकेशन। सिंप्लीफिकेशन हम कैसे सीखेंगे? प्रैक्टिस करके। प्रैक्टिस करने के लिए इंटीग्रेशन प्रॉब्लम्स उठाओ, बेसिक प्रॉब्लम्स, उसमें सिंप्लीफिकेशन कैसे हो सकता है वो देखो, फिर उनको सॉल्व करो। ठीक, आई होप ये वीडियो तुमको बहुत अच्छा लगा होगा, बहुत सारी चीज़ें तूने नहीं सीखी होगी। ओके, अगर सब कुछ अच्छा लगा तो प्लीज़ एक थम्स अप दे देना। कहीं पर कोई भी डाउट है, कोई स्टेप तुझे समझ नहीं आई हो, कमेंट करके ज़रूर पूछना। थैंक यू वेरी मच।